अच्छा, आप आगे बाकी क्वांटिटीज को इसमें ऐड करते हैं। अच्छा, अब देखो, आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो बात है, अगर आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी कवर कर रहे हो तो आपको टाइम तो वहां पर लगेगा ही लाजमी। तो टाइम की क्वांटिटी आपके साथ इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो चलती रहती है। तो जब आप इन दोनों क्वांटिटीज को टाइम से कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्पीड और वेलोसिटी, तो ये आपके पास क्वांटिटीज आ जाएंगी। तो इस स्पीड को अगर आप डिफाइन करोगे तो इस स्पीड को आप इस तरह से डिफाइन करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं पहले रेट वाली डेफिनेशन लिख देता हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, अब इसमें आप ये देख रहे होगे कि टाइम की क्वांटिटी की हम बात कर रहे थे, लेकिन टाइम को हमने यहाँ लिखा ही नहीं है। बेसिकली जो वर्ड रेट होता है, तो साइंस में जब भी वर्ड रेट यूज करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि आप टाइम से कंपेयर कर रहे हो क्वांटिटी को। जैसे What can नॉर्मल। you repeat your point? Can you repeat your point? अब इसमें होता ये कि जब भी आप साइंस की कैटेगरी में, यानी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आपने देखा होगा केमिस्ट्री में भी रेट ऑफ रिएक्शन जैसे वर्ड यूज करते हैं। तो जो वर्ड रेट होता है साइंस में, उसका मतलब होता है आप टाइम से कंपेयर कर रहे हो क्वांटिटी को। ठीक है। जैसे हमारी डेली लाइफ में जो वर्ड रेट होता है, उसमें हम प्राइजेस को, मतलब अपनी करेंसी के हिसाब से जो प्राइस होते हैं उनको डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे किसी प्रोडक्ट के रेट की बात कर रहे हो, तो बेसिकली हम उसमें प्राइस को ऐड कर रहे होते हैं। इसी तरह से साइंस में जब वर्ड रेट आता है, उसका मतलब डेफिनेटली यही होगा कि आपने क्वांटिटी को टाइम से कंपेयर किया है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस को जब आप टाइम से कंपेयर करोगे या टाइम से डिवाइड करोगे, तो स्पीड की क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है। क्योंकि इसमें टाइम का वर्ड हमने अलग से लिखा नहीं है, लेकिन अक्सर जगह पर ये टर्म लिखी होती है। तो सिंपल अगर टाइम लिखा होगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर इस तरह की डेफिनेशन या कई स्टेटमेंट लिखी हो तो इसका मतलब भी सेम होता है। तो आगे से जहां भी आपको रेट का वर्ड नजर आएगा, उसका मतलब यही होगा कि यहाँ पर टाइम की क्वांटिटी से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है। और इसी के साथ वेलोसिटी में क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ Speed. डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब डेफिनेशन लिखने के मल्टीपल मेथड्स हैं। आप ये भी लिख सकते थे कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन स्पेसिफिक टाइम इन अ यूनिट टाइम। और सिंपल फॉर्म में हम ये लिखते हैं, क्योंकि इस डेफिनेशंस अब इतनी ज़्यादा ये पूछी भी नहीं जाती, लेकिन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में जब ये टर्म्स लिखी होती हैं तो उनका बैकग्राउंड आइडिया आपको होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है कंप्लीट। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी के बाद एक तो इनका डेफिनेशन का डिफरेंस आ गया। अब एक में आप देखो डिस्टेंस लिखा है, एक में डिस्प्लेसमेंट लिखा है, तो इससे एक चीज क्लियर हो जाएगी कि जहाँ डिस्टेंस लिखा हुआ है उसका मतलब स्केलर क्वांटिटी है वो। क्योंकि प्रीवियस जो है वो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी था, यानी वहां पे विदाउट डायरेक्शन हम सिर्फ क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं। और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट लिखे होने का मतलब ये हुआ कि वहां पर डायरेक्शन इंक्लूडेड है। ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल, यानी स्पीड स्केलर हो गई और वेलोसिटी वेक्टर हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर एक और डिफरेंस आ जाएगा इसमें। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और उसके अलावा इनके यूनिट सेम होंगे और इनका फॉर्मूला भी सेम होगा।
मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड को, ठीक है। तो दोनों में से आप जो भी रिप्रेजेंटेशन लिखो उसका एक ही मतलब है, ठीक है। और जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला दोनों में कॉमन यूज होगा। ठीक है, लास्ट टाइम जैसे हमने लिखा था डिस्टेंस के लिए एस या डी का सिंबल यूज होता है, तो आप डी ओवर टी लिखो, एस ओवर टी लिखो, वो अब आपकी मर्जी है। सिंबल्स के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होते हैं अलग से, ना उसमें डिडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन है बस एक सिंपल। तो उससे आपको कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों में सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन को फॉर्मूला में तो हम नहीं बता सकते, उसके लिए आपको अलग से लिखना पड़ेगा कि ये डायरेक्शन है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप डाउन, नॉर्थ ईस्ट, जो भी है वो लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला से आपको डायरेक्शन खुद से नहीं मिलती, तो इसलिए दोनों का फॉर्मूला सेम है, क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड यानी नंबर कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, ये हो गई एक और क्वांटिटी। अच्छा, अब इस क्वांटिटी के आगे जाएंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन उससे पहले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है ग्राफ का। तो जब हम दोनों के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस बनाएंगे, मतलब एक तो अभी हमने देखा सिंपल डिफरेंस स्टेटमेंट और फॉर्मूला की फॉर्म में, लेकिन आप इनको डिफरेंशिएट करते हो ग्राफ की फॉर्म में भी। और ग्राफ वाला पार्ट जो है वो आप ये समझो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो इसके बाद अब पहला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लाजमी एग्जाम में आपको मिलता ही है, मतलब 60-70% चांस होते हैं कि वो क्वेश्चन लाजमी आएगा, ठीक है। वरना पास पेपर्स में उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वैसे ही मिल जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्योंकि पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब ये है कि एक एक्सिस पे डिस्टेंस होगा, एक एक्सिस पे टाइम होगा, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट होता है। तो एक थोड़ा सा लॉजिकल चीज हम ये यूज करते हैं मैथ्स में भी, कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को एक्स एक्सिस पे रखा जाता है। तो हमेशा आपको टाइम एक्स एक्सिस पर नजर आ रहा होगा। उसकी लॉजिक यही है कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज एक्स पर होती है, लेकिन उससे फिलहाल कोई हमारा भी ऐसा खास लिंक नहीं है कि वो आपसे एग्जाम में पूछे कि ये ऐसा क्यों आप मार्क करते हो। तो पहले हम तीन बेसिक रिप्रेजेंटेशंस बनाएंगे, ताकि हमें बेसिक में डिफरेंशिएट करना आ जाए, फिर हम उसको डिटेल लेकर जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये डिस्टेंस आ गया मीटर्स में, ये टाइम सेकंड्स में, डिस्टेंस मीटर्स में, टाइम सेकंड्स। सर हम फिजिक्स में टाइम हमेशा सेकंड से होगा। जी, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ यूनिट लिखा है, और इस तरह से यहाँ पर भी टाइम का हमेशा सेकंड्स होगा, ऐसा ही यूनिट। हाँ, कभी आवर्स में भी गिवन होगा तो वो हम देखेंगे कन्वर्ट कैसे करना होता है, वो सारी चीज़ें। लेकिन इनका यूनिट जो है वो आपको यही मिलेगा, एसआई में। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो ग्राफ हम मार्क करेंगे, फॉर एग्जांपल कि अगर बॉडी अपनी जगह पर रेस्ट स्टेट में, तो अगर बॉडी रेस्ट स्टेट में, तो आपको क्या लगता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी कैसी होनी चाहिए? हम स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर आपने उसे यहाँ रखा था, लेट सपोज, ठीक है, मतलब आपने अपने रेफरेंस से, अपने से इतने दूर एक ऑब्जेक्ट को रखा, तो वो पूरा टाइम उसी पे रहेगा। तो इस पे एक आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, सही। सर वो ग्राफ तो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है ना, ये इतना ऊपर क्यों है?
हाँ, अब देखो जीरो से स्टार्ट करना वो एक अलग बात है, ठीक है। फिलहाल हमने क्या किया कि जीरो पे अगर बनाते ना तो वो रिप्रेजेंटेशन नजर नहीं आती है। मतलब जब बाद में कभी हम रिवाइज कर रहे होते हैं तो हम समझते हैं कि शायद डिस्टेंस का कोई भी ग्राफ बनता ही नहीं है, मतलब वो ब्लैंक होता है। तो इस वजह से इसे थोड़ा ऊपर बनाते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जीरो पे रखो। फॉर एग्जांपल आप अपनी पोजीशन से कंपेयर करो कि आपकी पोजीशन से एक टेबल रखा हुआ था, वो 5 मीटर्स के डिस्टेंस पे था। तो लेट सपोज ये वो 5 मीटर्स हैं, तो 5 मीटर पे रखा रहेगा आपसे, मतलब आपकी अपनी पोजीशन से। ठीक है, तो इसका मतलब वो हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है हमेशा जीरो से स्टार्ट करें, थोड़ा डिस्टेंस में इसलिए रखते हैं क्योंकि जीरो पर फिर वो ओरिजिन पे लाइन बनेगी। तो बाद में कभी कभी फिर जब रिवाइज करते हुए अक्सर ये डाउट होता है कि यहाँ पर हमने ग्राफ ब्लैंक क्यों छोड़ा था। ठीक है, तो उस वक्त याद नहीं आ रहा होता कि हमने जीरो पे मार्क किया हुआ है बेसिकली। तो इसलिए हम इसे थोड़ा ऊपर मार्क करते हैं ताकि वो रिप्रेजेंटेशन क्लियरली नज़र आती रहे। तो इसके बाद सेकंड पॉइंट, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी का बहुत सिंपल सा मतलब है, जैसे यहाँ पर अभी हमने डेफिनेशंस लिखी थी, तो इसे भी आप प्रॉपर डिफाइन कर सकते हो। इसमें आप डिफाइन इस तरह से करोगे, व्हेन इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल आपने 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट सेकंड में एक और मीटर कवर किया। तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर आपके पास बढ़ता रहेगा, मतलब जैसे पहले फर्स्ट टाइम में आपने इंक्रीज करा, तो आगे भी वो वैसे ही अगर इंक्रीज होता रहे तो उसे हम कहेंगे कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, ओके। तो इससे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और वो स्लोप की तरह से मिलेगी क्योंकि दोनों क्वांटिटीज इस तरह से। तो इसमें आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर भी जो क्वांटिटी थी, तो इन दोनों से एक पॉइंट होगा, फिर एक और। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों जगह से एक एक पॉइंट्स मार्क करोगे और वो एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वो आपको ग्राफ में मिल जाएगा इस तरह से। तो ये सारे पॉइंट्स इस तरह से मार्क किए होते हैं स्ट्रेट लाइन। अभी वैल्यूज के साथ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जर्नल रिप्रेजेंटेशंस पहले देख लें। उसके बाद लास्ट रिप्रेजेंटेशन, वेरिएबल स्पीड। अच्छा, वेरिएबल स्पीड का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई इक्वल पैटर्न नहीं है। ठीक है, मतलब कभी ज़्यादा भी हो सकती है स्पीड, मतलब कभी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, कभी कम डिस्टेंस कवर किया। जैसे पहले वॉक कर रहे थे तो एक डिस्टेंस कवर हो रहा था, फिर रनिंग करना शुरू कर दी तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर होना शुरू हो जाएगा, फिर आपने दोबारा वॉक करना शुरू कर दी तो फिर डिस्टेंस कम कवर का होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से वेरिएशन आ रही है, तो इसे हम कहेंगे वेरिएबल स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड में आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। ठीक है, वो दो चॉइसेस क्या होंगी? पहली चॉइस ये कि या तो कर्व लाइन ऐसी बने, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही थी फिर डिक्लाइन होना शुरू हो गई स्लाइटली। और दूसरी चॉइस ये है कि पहले डाउन थी फिर उसमें बूस्ट आ गया, वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई तेजी से। ठीक है, तो ये दो आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। अच्छा, इसमें जो ग्रीन वाला कर्व बनाया है उसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग कर्व।
तो चाहे आप कहीं भी कोई भी क्वांटिटी डिस्कस कर रहे हो, इस कर्व का मतलब एक जैसा ही होगा, डिक्रीजिंग कर्व। ठीक है, क्योंकि पहले ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके बाद फिर ये डाउनवर्ड बैंड होना शुरू हो गया। इसका मतलब है इसमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया, ये डिक्रीज हो रहा है। और जो पर्पल लाइन हमने मार्क की है, वो उसका मतलब ये इंक्रीजिंग कर्व होगा। क्योंकि पहले ये आप देखो बहुत लो था, फिर उसके बाद ये तेजी से ऊपर जाना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन? ओके सर, नहीं करना। तो ये जर्नल आइडिया है, मतलब सिर्फ डिस्टेंस टाइम नहीं, चाहे कोई भी ग्राफ हो, हमेशा इस कर्व का मतलब यही रहेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम को मिलाकर स्पीड बन रही है, तो इसलिए ये डिक्रीजिंग स्पीड और इंक्रीजिंग स्पीड को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला स्पीड होगी, इसके लिए एक और लास्ट इसमें एक चीज है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वो है ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। अच्छा, ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ का मतलब ये हुआ कि मैथ्स में आपने देखा है कि ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। जी सर, x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 हाँ, विच इज द ग्रेडियंट। तो बिल्कुल उसमें ग्रेडियंट का जैसे फॉर्मूला होता है ना, ऊपर y की क्वांटिटीज आती है y2 माइनस y1, और डिवाइड में डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1 आता है। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 को कंपेयर करते हो, तो फिलहाल हमारे पास मतलब आपके पास जो भी ग्राफ हो ना, आप उसका ग्रेडियंट, हर ग्राफ का ग्रेडियंट खुद से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो कभी कभार आपको ग्रेडियंट में कोई वैल्यू मिल जाएगी, और कभी कभार ग्रेडियंट से आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, तो ज़रूरी नहीं है हर बार ग्रेडियंट से आपको कोई ना कोई वैल्यू मिले। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जो ग्रेडियंट है, उसमें y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 है। तो y2 की जगह पर या y की जगह पर अभी डिस्टेंस है, y एक्सिस पे डिस्टेंस गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ y2 माइनस वाई वन का मतलब d2 माइनस d1 हो जाएगा। और टाइम की जगह पर t2 माइनस t1, क्योंकि x एक्सिस पर टाइम है। अब आप ये देखो, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर वो आपसे पूछे कि ग्राफ का ग्रेडियंट यानी डिस्टेंस टाइम का ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा, वो आपको कौन सी क्वांटिटी देगा, वो हमेशा आपको स्पीड या वेलोसिटी कह लो। ये जो ग्राफ है ये दोनों डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के लिए है। हाँ, दोनों के लिए, क्योंकि इसमें अभी फिलहाल डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, तो चाहे डिस्टेंस लिखा हो या डिस्प्लेसमेंट, जब ग्राफ के क्वेश्चंस होंगे तो वो उसमें पूरी डिटेल खुद बता देंगे। तो अभी फिलहाल हम हर बार इतना डिटेल डिफरेंशिएट नहीं करते। ठीक है, जब पूछा जाएगा क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करने का, तो हम कर देंगे, जब नहीं पूछा जाएगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, जब पूछेंगे तो हम बता देंगे, वरना हर बार हम खुद से डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यही आता है कि हम हर बार डिस्टेंस या स्पीड क्यों लिख रहे हैं, हमने डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी क्यों नहीं लिखी। क्योंकि 90% ये होता है कि हम सिर्फ नंबर्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो नंबर्स का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। बहुत कम होता है कि डायरेक्शन के बारे में वो पूछें। तो जब डायरेक्शन के बारे में पूछेंगे तो फिर हम डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर देंगे, जब नहीं पूछ रहे तो डायरेक्शन को आप इग्नोर कर दो। ठीक है, ओके। अच्छा, ये आपके पास हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसी के साथ स्पीड टाइम ग्राफ भी आता है, पहले उसे भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर उन दोनों के क्वेश्चंस हम साथ देख लेंगे। तो उनमें जो भी क्वांटिटीज होंगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके क्वेश्चंस किस फॉर्म में आते हैं।
अब जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, सेम वही काम करना है, बस डी की जगह हटाकर वी लगा देना है। ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन की क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास। ठीक है। और उससे पहले अगर आप सिर्फ वेलोसिटी का, वेलोसिटी और स्पीड सेम चीज है क्या? हाँ, वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात है, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या स्पीड टाइम ग्राफ हो। ठीक है, क्योंकि अगेन बस डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। तो डायरेक्शन जब वो आपसे कहेंगे या क्वेश्चन में गिवन होगी तो हम उसे यूटिलाइज कर लेंगे, जब नहीं होगी तो तब नहीं करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का आप क्वेश्चन पास पेपर में देखते हो, तो आप यहाँ पे सिंपल सर्च कर लेते हो जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि 2016 ओनवर्ड्स 23 तक यानी डिस्टेंस टाइम के सिर्फ 8 रिजल्ट्स हैं। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन उन्होंने दिया है, अ बस ट्रेवल्स एट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, इट स्टॉप्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। फिर एक शॉर्ट टाइम के लिए उसने स्टॉप लिया, एंड देन ट्रेवल्स एट हायर कांस्टेंट स्पीड। तो अब आपने इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, उन्होंने आपको तीन इंफॉर्मेशन दी तो है। पहले कांस्टेंट होगा, फिर बीच में थोड़ा स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, मतलब बताना कि स्टेशनरी, और फिर और हायर चले जाएगा। बिल्कुल। तो इतना मुश्किल नहीं होता हर बार। ठीक है, अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि तीनों चीजों को आपने रिप्रेजेंट करना है। कोई गलत होगी तो उसका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। तो पहले हमारे पास कांस्टेंट स्पीड का मतलब लेट्स सपोज ये हो गई कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। फिर उसके बाद उसने स्टॉप लिया, और लेट्स सपोज ये स्टॉप आ गया। अब पहले से भी ज्यादा हाई स्पीड है। अच्छा, पहले से ज्यादा हाई स्पीड को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी बहुत आसान है। आप पहले से ज्यादा स्टीप लाइन बना दो, स्टीप स्लोप बना दो। तो उसका मतलब समझ ही नहीं आता। अब स्टीप स्लोप हमें कैसे पता चल रहा है कि आपने जैसे ये एंगल मेजर किया। ठीक है, ये आपको इसका एंगल मिल गया स्लोप का। अब ये दूसरे वाले का देखो, इसका एंगल पहले से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये स्टीप है, यानी ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है कम टाइम में, तो स्पीड आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, फास्ट मूव करने का यही मतलब होता है कि आप जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर कर रहे हो। तो वन मोर क्वेश्चन। हम्म। सर हम ये कि सर अगर हम जो तीन चीजें दी है ना, तो कांस्टेंट स्पीड, शॉर्ट टाइम और हायर कांस्टेंट, तो अगर हम हमारे जो कांस्टेंट स्पीड अगर हम ज्यादा उसको लॉन्ग ड्रॉ कर रहे हैं, हम्म। और हमारा जो शॉर्ट टाइम है उसको थोड़ा शॉर्ट ड्रॉ कर रहे हैं, तो हायर कांस्टेंट को डिफरेंट तरीके से ड्रॉ करें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? हाँ मतलब अभी अगर मेरा कांस्टेंट स्पीड थोड़ा लंबा था। हाँ, अभी फिलहाल इस वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ नंबर्स नहीं है, तो आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे लेंथ हमने इंक्रीज कर दी, पहले वाले की लेंथ छोटी बनाई थी, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जब नंबर्स आएंगे ना, तो फिर जितना वो कहेंगे उतना फिर ड्रॉ करना होगा। तो अभी आप भले जैसे भी ड्रॉ कर दो, जैसे मैंने भी अनइक्वल बनाई हुई है, क्योंकि उन्होंने टाइम के बारे में कुछ बताया ही नहीं था कि वो ज्यादा टाइम के लिए हाई स्पीड से गया है, कम टाइम के लिए ऐसे गया है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बस ये देखना है कि आपको ये रिप्रेजेंट करना आता है या नहीं, कि हाई स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करना है और उससे पहले वाली स्पीड को कैसे। ठीक है, तो फिलहाल अभी उनका क्वेश्चन का रेफरेंस कुछ और था। तो इसमें आप बना सकते हो, लेंथ कम ज्यादा कोई मसला नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप देखो, ये भी सेम वही चीज पूछ रहे हैं, अ बोट इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द बोट। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब, अब जैसे यहाँ पर भी वैल्यू नहीं है, तो तो बस एक आप स्लोप बना दोगे जीरो से। ठीक है, तो ये आपके पास एक और क्वेश्चन आया था। एक और क्वेश्चन आया आपके पास, स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द फर्स्ट 3 सेकेंड्स ऑफ द जर्नी। अब इसमें पहले देखना पड़ेगा 3 सेकेंड्स का जर्नी क्या है। अब इसमें आ रही है एक्सेलरेशन। तो अभी हम एक्सेलरेशन डिस्कस कर ले, फिर हम इस वाले पार्ट पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आधा क्वेश्चन हमें एक्सेलरेशन की वजह से नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे हम।
क्योंकि एक्सेलरेशन अभी डिस्कस ही नहीं किया। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने दिया है, इट शोज द एक्सिस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें वैल्यूज भी हैं। हाँ, अब इसमें देखो वैल्यूज हैं। तो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहली बात तो ये कि आपने एक ड्रॉ करना है बिटवीन टाइम 0 and 10 seconds द ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट योर ग्राफ एट 0 मीटर डिस्टेंस। तो बेसिकली यहाँ पर आपने 0 से 10 सेकेंड के बीच में जो टाइम गिवन है, इसमें आपने ये दिखाना है कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्टार्टिंग योर ग्राफ एट 0 मीटर। स्पीड 5 होने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है वो 5 आना चाहिए। ठीक है, अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वो कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट 5 होना चाहिए। तो 5 होने का मतलब ये कि डिस्टेंस और टाइम की आपने ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि जिससे आपको हम हर बार रिजल्ट 5 मिल रहा हो। ठीक है, अब जैसे आपके पास है पहले 20 डिस्टेंस, अब 20 को आप किससे डिवाइड करोगे कि आपके पास रिजल्ट 5 आ जाए? 4 से करेंगे। ठीक है, जैसे वेलोसिटी, सॉरी इसमें, हाँ 4 से कर रहे हैं ना, डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब ये हुआ, यहां से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा कि लेट सपोज अगर डिस्टेंस 20 है तो उस वक्त टाइम जो है वो 4 सेकेंड्स होना चाहिए। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो समझ यहाँ में नहीं आ रहा मुझे। उन्होंने आपसे कहा था कि आपके पास जो ग्राफ आप बनाओगे, उस ग्राफ में आपके पास स्पीड हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड आनी चाहिए। ठीक है, इनका ये क्वेश्चन था। अब 5 मीटर पर सेकेंड लाना है आपने, यानी आपके पास स्पीड का रिजल्ट ये आना चाहिए। अब आप देखो स्पीड इक्वल है 5 मीटर पर सेकेंड के, और स्पीड इक्वल होती है, उसका फॉर्मूला इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ठीक है, तो आपने डिस्टेंस और टाइम की ऐसी वैल्यू ग्राफ से ऑब्जर्व करनी है कि जिसका आंसर 5 आ जाए। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई तो कंफ्यूजन? तो तो अब क्या मतलब हमारे, लाइन 0 से 4, 4 तक कांस्टेंट बनानी थी हमें, ऐसे होता है? 0 से 4 तक कांस्टेंट। हाँ इसमें हमारे पास कांस्टेंट लाइन बनेगी स्ट्रेट, लेकिन पहले वैल्यूज को सेलेक्ट करना है। मतलब आपके पास देखो सबसे पहला डिस्टेंस है 20। अब आप ये देखोगे कि 20 को कौन सी टाइम की वैल्यू से डिवाइड करवाएं कि आंसर 5 आ जाए। तो 20 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर 5 आएगा। 2 से करवाओगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने डिस्टेंस की वैल्यू अगर 20 है तो उस पे टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड्स तो होगी, तो कोई आंसर भी 5। कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, जैसे 40 डिवाइडेड बाय 6। हाँ कोई भी एक चेक कर लो आप, कोई भी एक वैल्यू चेक कर लो, तो उससे आपको बाकी की भी हेल्पफुल आइडिया मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टाइम के रेफरेंस से शुरू करते, अगर हम टाइम के रेफरेंस से शुरू करते तो पहले है 2। तो 2 का मतलब ये है कि 2 अगर टाइम है तो डिस्टेंस 10 होना चाहिए, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 0 और 20 के बीच में 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, अब आपकी मर्जी, आपको जैसे इजी लगता है उस वक्त अपने क्वेश्चन के लिए 5 मीटर पर सेकेंड ढूंढना आप वैसे ढूंढ सकते हो। अब जैसे आपको एक तो मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, दूसरा यहाँ पर। अब इसी तरह से 40 में आप चेक करोगे कि 40 में आपको 5 आंसर कब मिलेगा। ठीक है, 48 की चल है। आपको 8 पे मिल रहा है, यानी 40 पे लाइन 8 तक चली जानी चाहिए, और 30 पे 6 पर होगी। अब आप ये देखो ऑटोमेटिक ये सारे पॉइंट्स एक लाइन में आपको मिलते जा रहे हैं। ठीक है, और फाइनली अगर 60 में आपको 5 आंसर चाहिए। अच्छा, इसको भी आप ना कैलकुलेशन से कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल
ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना। अब आपके पास डिस्टेंस है, लेट सपोज 60। अब आपने ये देखना है कि 60 में कौन सा टाइम ऐसा होगा कि जब आपकी स्पीड 5 होगी। तो आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। जैसे आपने स्पीड टाइम को वहां शिफ्ट कर दिया, स्पीड को यहाँ ले आए, इस तरह से। ठीक है, तो वो कितना होगा? 12। इसका मतलब है 12 तो हमारे ग्राफ में भी है ही नहीं। तो हम 60 से पहले यानी जो 50 है उसे मार्क कर लेंगे, वो आ जाएगा। तो 50 पूरा कंप्लीट होगा 10 पर, 40 और 60 के बीच में 50। इन सबको कनेक्ट करके आप एक स्ट्रेट लाइन बना लोगे और ये ग्राफ आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। सर तो इतने सारे पॉइंट ढूंढने जरूरी थे क्या? मतलब सिंपली हम 4 और नहीं, 20 नहीं कर हाँ, सकते क्या? ये बनाने का रीजन ये था कि हमने इसमें डिफरेंट मेथड्स डिस्कस कर लिए कि कैसे कैसे आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। ठीक है, जैसे फॉर्मूला वाला मेथड डिस्कस कर लिया, दूसरा मेथड डिस्कस कर लिया। तो इस वजह से बस ये सारे पॉइंट्स मार्क किए हैं, क्योंकि ये पहले ही क्वेश्चन है ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल, ताकि आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज मिल जाएं एक ही क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप खुद से ही वो सॉल्व कर सको। ठीक है, तो इसलिए अभी सारे मार्क किए थे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हो गया सर तो कंप्लीट। अगर हम्म। सर तो अगर मतलब अगर अगर ये जो क्वेश्चन अगर सॉल्व करना होता है सिंपली बोलता है कि मतलब फॉर्मूला सी दैट हम्म। 5 मीटर पर सेकंड एंड चार्ज द डिस्टेंस एट जीरो। तो अगर हम सिर्फ एक भी वैल्यू ढूंढते जैसे 4 और 20, तो सिर्फ इसका ग्राफ कैसे बनता है 0 से 4 तक कांस्टेंट? नहीं नहीं, 0 से 4 तक नहीं, उसको आप एक्सटेंड करोगे पूरे 10 सेकेंड्स तक, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि 0 से 10 सेकेंड्स तक। तो पूरा आपने ड्रॉ करना है, जितना टाइम वो बोलेगा वहां तक ड्रॉ करके दिखाना है। अगर वो ओके। 4 तक बोलता तो फिर 4 तक आप रोक देते। ठीक है, इसलिए तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आप ढूंढ लेना ताकि लाइन स्ट्रेट हो जाए। वन में ये होता है कि एंगल, वैसे 0 से स्टार्ट हो रहा है तो होता नहीं है इतना प्रॉब्लम, एक पॉइंट भी ढूंढ लोगे तो पता चल जाएगा। अब सेकंड पार्ट भी इन्होंने इजी दिया है, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स स्पीड। तो ग्राफ की कौन सी प्रॉपर्टी आपको स्पीड की वैल्यू दे सकती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हो गए। और भी आएंगे लेकिन हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। जैसे ये पूरा आपके पास डिटेल क्वेश्चन है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं, इसमें ज्यादा क्वांटिटीज है। अब इसमें लिखा हुआ है अ ट्रेन ऑफ मास इज एट रेस्ट इन स्टेशन। तो रेस्ट का मतलब ये हुआ कि इनिशियल स्पीड 0। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड आपके पास 0 हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहली बात, इनिशियल स्पीड को हम u से लिखेंगे, फाइनल को v से लिखेंगे। ये भी अभी एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने लिखा है एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द ट्रेन एंड इट स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट फॉरवर्ड। तो यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है फर्स्ट 120 सेकेंड्स के लिए। अब यहाँ पर उन्होंने एक्सेलरेशन को भी ऐड किया है। और जैसे सबसे पहले आपसे वो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि आप फिगर 1.1 यानी ये ग्राफ का यूज करते हुए एवरेज स्पीड फाइंड आउट करो। अब ये एक और कॉन्सेप्ट आ गया। बहुत सारी जगह पर क्वेश्चन में वो आपसे एवरेज के बारे में पूछते हैं। अब एवरेज में आपने क्या करना होगा, आपने सोचना नहीं है कौन सा टाइम कौन सा डिस्टेंस। एवरेज का मतलब ओवरऑल। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कहीं पे ग्राफ कर्व है, कहीं पर स्ट्रेट है। तो इस वजह से आपके पास उन्होंने एवरेज का वर्ड यूज किया है। तो एवरेज में आप ये देखोगे कि टोटल आपने कितना टाइम कवर किया, 120, और डिस्टेंस कितना था यहाँ पर, ये। तो ये कितना होगा, 4800। सही है? तो इससे आपको एवरेज पता चल जाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो वो एवरेज स्पीड के इक्वल आ जाएगा।
ये आपके सर हम तो पास, पूछते सर हम तो पूछते एवरेज वेलोसिटी, और वेलोसिटी तो फिर भी सेम होगा। तब भी यही करते। ठीक है। बस उसमें ये होता है कि अगेन वही डायरेक्शन पूछेंगे तो बता देंगे, अगर नहीं पूछेंगे, जैसे इन क्वेश्चंस में आपने देखा उन्होंने डायरेक्शन का कुछ पूछा ही नहीं है, तो हमने उस तरफ जो है वो ध्यान भी नहीं दिया। जब पूछेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जब नहीं पूछ रहे होंगे तो आप सिंपल वर्किंग करते जाओ, आपके पास आंसर्स आते रहेंगे। इसी तरह ठीक है। से इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि 100 सेकेंड्स पर स्पीड कितनी होगी। आसान है, 100 सेकेंड पहले ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है ग्राफ में। 100 सेकेंड ये रहा। अब 100 सेकेंड से आप एक लाइन को एक्सटेंड करके चेक कर लो, ये ग्राफ में किस पॉइंट पर टच कर रहा है उसे, यहाँ पर। तो अब ये इस थ्री पॉइंट थाउजेंड पर, सिक्स हंड्रेड हाँ, तो ये 3600 या 3600, तो ये आपको पता चल गया। 36। अब ये 3600, तो आप ये देखो इजी क्वेश्चंस हैं ये, और ये एग्जाम में पास्ट पेपर्स में आए भी हैं। और ये अक्टूबर नवंबर 18 का पेपर है जिसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद जो है वो एक्सेलरेशन वाली बात पूछी उन्होंने। तो अब एक्सेलरेशन डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक्सेलरेशन भी आपके पास आज ही हम कवर कर लें। अच्छा, अब स्पीड टाइम ग्राफ पे जाने से पहले हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कुछ चीज़ें देख ली एग्जाम में कि थ्योरी पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम थ्योरी को फोकस करेंगे, फिर एमसीक्यूज पर जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज में आपको टाइम मिलता है, इससे पहले थ्योरी को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। सर तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी सेम होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की सेम तरह? सेम। बस आपने इतना याद रखना है कि जब वो आपसे स्पेसिफिक डिफरेंस पूछेंगे तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, वरना हमारे लिए आप समझ लो दोनों क्वांटिटीज नंबर वाइज तो सेम ही है ना, मैग्नीट्यूड तो दोनों में ही आता है, तो हम समझ लो हर बार मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहे हैं। जब वो डिस्टेंस पूछेंगे तो हम कर लेंगे, मतलब सॉरी डायरेक्शन का पूछेंगे तो हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, जब नहीं पूछेंगे तो हमें ज़रूरत ही नहीं करने की। ठीक है। हम उसे मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करते रहेंगे। और अभी आपने जितने क्वेश्चंस देखे इसमें आपको आइडिया भी नहीं होता खुद से भी कि डायरेक्शन ज़रूरी थी भी या नहीं, क्योंकि उन्होंने पूछा ही नहीं तो हमने उसे डिस्कस ही नहीं किया। ठीक है, इस वजह से। अच्छा, अब इसके बाद एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन में होता ये है कि जैसे हमारे पास कार या किसी भी व्हीकल में एक्सेलेटर होता है, एक्सेलेटर को आप प्रेस करते हो तो आपकी स्पीड या तो इंक्रीज होती है, और उसे आप रिलीज करते हो तो स्पीड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो अब ये जो एक्सेलरेटर का वर्क है बेसिकली, उसे एक्सेलरेटर इसीलिए कहा जा रहा है, वो एक्सेलरेशन से ही ड्राइव किया गया है। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि पहले हमने शुरू किया था डिस्टेंस से, फिर हम उसमें लेकर आए टाइम, वो बन गई स्पीड। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है स्पीड, अब इस स्पीड को जब टाइम से कंपेयर करेंगे तो फिर वो बन जाएगी एक्सेलरेशन। ठीक है। यानी आपकी बॉडी की स्पीड फास्ट थी, मतलब पहले तेजी से चल रही थी, उसके बाद वो स्लो हो गई, फिर दोबारा तेजी से चलने लग गई। जैसे आप अपने नॉर्मल ड्राइविंग की एग्जांपल लो, आप ड्राइव कर रहे थे, स्पीड ब्रेकर आया, आपने स्पीड को स्लो किया, फिर स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर लिया, स्पीड फिर से इंक्रीज हो गई, फिर आ गया रेड सिग्नल, अब वहां पर बिल्कुल स्टॉप हो गए। तो अब आप ये देखो इसमें स्पीड का जो चेंज आ रहा है टाइम के साथ आ रहा है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ, अच्छा अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि यहाँ पर एक क्वांटिटी आई है, पहले हम दो दो क्वांटिटीज लिख रहे थे, एक स्केलर आ रही थी एक वेक्टर आ रही थी, इस बार एक ही क्वांटिटी आई है, और इसमें हमने लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें आपने एक चीज का बहुत ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर वेलोसिटी का मतलब कि एक्सेलरेशन खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करने के दो तरीके होते हैं।
ठीक है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, या तो आप सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज कर दो, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड, या आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। मतलब आप कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हो, जैसे फैन की एग्जांपल आप ले लो। अब फैन को आपने ऑन किया, उसकी एक ही स्पीड है, लेकिन वो क्या है, रोटेट कर रहा है सर्कल में। तो अगर उस फैन के एक ब्लेड पे आप एक मार्कर से पॉइंट मार्क कर दो, अब आप कंसिडर करो वो पॉइंट हमारे पास एक बॉडी है फॉर एग्जाम्पल। अब वो जो सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसकी तो हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो उसमें जो चेंज आ रहा है, वो उसकी डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं, क्योंकि फैन की स्पीड तो एक ही है। अब हम यहाँ पे स्पीड वर्ड यूज कर रहे होते हैं, तो स्पीड का मतलब हम मैग्नीट्यूड की बात करें, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इन शॉर्ट हुआ क्या, कि फैन एक्सेलरेट कर रहा है, सिंपल, ठीक है। तो वेक्टर का मतलब, तो फैन की स्पीड तेज हो रही है या फैन की स्पीड स्लो हो रही है? मतलब आपने उसको एक स्पीड पे चला दिया, ठीक है, थोड़ी देर बाद आपने उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो वो तो एक ही स्पीड से चलता रहेगा जहां पर आपने उसे सेट किया है, ठीक है। लेकिन उसका जो एक ब्लेड है, तीन ब्लेड में से आप एक ब्लेड के ऊपर जो है वो आप एक मार्कर से पॉइंट मार्क कर दो, और आप कंसिडर कर लो ये बॉडी है। अब वो सर्कल में मूव कर रही है। अब उससे क्या हो रहा है, उसकी हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि सर्कल पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे यू टर्न, यू टर्न आप लेते हो तो वहां पे भी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है आपके पास, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा, डायरेक्शन लेकिन चेंज होती जा रही है आपकी। तो अगर सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अब सिर्फ नंबर में चेंज आए, डायरेक्शन चेंज होने से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। चाहे बढ़ रहा है या डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? हाँ बिल्कुल। अब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो आपको पता चलेगा कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, क्योंकि नंबर कम हो रहे होंगे तो डिक्रीज, नंबर ज्यादा हो रहे होंगे तो इंक्रीज। लेकिन डायरेक्शन जब चेंज होगी, तो डायरेक्शन चेंज होने में आपको नंबर के बारे में आइडिया नहीं होगा, क्योंकि नंबर सेम चल रहा था, वह आपकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो डीसेलेरेट। हाँ वो भी अभी इसमें आएगा। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड या चेंज इन डायरेक्शन, अब इनमें से या तो दोनों हो रहे हो या कोई एक हो रहा हो, एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगी, सिंपल बात ये हो गई कंक्लूजन इसका। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब ये कि आपके पास एक पॉइंट पे पहले कुछ और स्पीड थी, बाद में कुछ और हो गई, तो इससे क्या होगा कि स्पीड की वैल्यू में चेंज आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन नहीं, वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर लेट सपोज ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के साथ जब आप फॉर्मूला यूज करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। ओके। अच्छा, इसके अलावा इसका यूनिट, जैसे मीटर पर सेकंड था, अब यहाँ पे स्पीड तो पहले से ही है, तो इसका यूनिट बहुत आसान है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा बस। तो स्क्वायर क्यों हो जाएगा? स्क्वायर इस वजह से होता है कि एक टाइम की वैल्यू स्पीड में खुद थी, यानी वेलोसिटी में पहले से थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक टाइम की वैल्यू एक्सेलरेशन के साथ आ रही है, तो टाइम डबल हो गया यहाँ पर, तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया ये। अ- अच्छा, अब ये एक्सेलरेशन की क्वांटिटी हो गई। इसी के साथ जैसे आप डेसेलरेशन कह रहे थे, तो अब आपके पास स्पीड बढ़ भी सकती है, पहले से स्पीड पहले से कम भी हो सकती है, तो अगर बढ़ रही होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर कम हो रही होगी तो डेसेलरेशन, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, और वो नेगेटिव में होगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं,
अगर स्पीड इंक्रीज होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या स्पीड डिक्रीज होती है, तो अब हमारे पास दो मेथड्स हैं। ठीक है, इंक्रीज होने का मतलब है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और डिक्रीज होने का मतलब ये हुआ। तो सर जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसमें वो माइनस में आएगा नेगेटिव। मतलब आपके पास आंसर माइनस में ही आएगा, क्योंकि डिक्रीज में क्या होगा कि फाइनल स्पीड कम होगी, इनिशियल ज्यादा होगी। और फॉर्मूला में आप देखो पहले फाइनल लिखा जाता है, तो जैसे फाइनल स्पीड थी 5, इनिशियल थी 10, तो 5 - 10 आंसर माइनस में आ रहा होगा। लेकिन माइनस वैल्यू मतलब माइनस हम आंसर में लिखते नहीं है, लेकिन उससे आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर डेसिलरेशन हो रही है। ठीक है। ओके। तो मतलब ग्राफ में माइनस में तो नहीं जाएंगे ना? नहीं नहीं। उधर उसकी क्वांटिटी होगा लेकिन हाँ, बस उसमें ये होगा कि डिक्रीज ग्राफ होगी। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा, जैसे हम जीरो से ऊपर लेकर जाते हैं, उसको आप रिवर्स कर दो, मिरर कर दो, यानी आप 100 से जीरो की तरफ आ रहे हो, तो वो डेसेलरेट हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। और इसको थोड़ा वो बनाएंगे ना, मतलब थोड़ा कर्व बनाएंगे ताकि नज- नजर आए कि कुछ। कर्व कर्व तब होगा जब वेरिएबल है। कांस्टेंट भी डिक्रीज हो सकता है, जैसे 100 के बाद आप 90, 80, 70, 60, 50, 40 ऐसे आ रहे हो, कॉन्स्टेंटली आप नीचे की तरफ आ रहे हो, तो स्ट्रेट लाइन नीचे अरे की ऐसे तरफ बढ़ेगी। ऐसे पता कैसे चलेगा कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, मतलब ग्राफ देखने वाले को तो नहीं पता चलेगा ना कि हमने अब इसमें जीरो से आपको स्टार्ट देखो किया ऐसे हम। पता चलेगा, फॉर एग्जांपल ये वाला ग्राफ जो था अभी, ये वाला। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस डिस्टेंस हटा के स्पीड आ जाए। ठीक है। अब आप इस ग्राफ में फॉर एग्जांपल 3000 से शुरू कर रहे हो, 3000 आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है स्पीड की, फॉर एग्जांपल। और ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ आपने 3000 से ब्रेक लगानी शुरू की थी। ठीक है। और 3000 से आपने कॉन्स्टेंटली वैल्यू को डिक्रीज करते 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 80 सेकेंड्स के बाद आप बिल्कुल रेस्ट में आ गए, तो ये आपको पता चल जाएगा। सर तो जी। सर अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो वो वैल्यू लेफ्ट से राइट आ रही होगी। तो बिल्कुल। अगर वही है इंक्रीज हो रहा difference। होगा तो वो राइट से हाँ, लेफ्ट आ रहा है। जैसे पहले से ग्राफ ब्लैक लाइन का बना हुआ है जीरो से ऊपर की तरफ। ठीक है। तो भाई ये डिफरेंस होगा इसमें, क्योंकि डिक्रीज वाला केस बहुत कम होता है, मतलब 10-20% डिक्रीज के केस होते हैं, 80-90% इंक्रीज वाले केसेस जो हमारे पास क्वेश्चंस में आपको नजर आ रहे होते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास एक्सेलेरेशन के रिस्पेक्ट से डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव तो हम साइन मेंशन करते नहीं है, लेकिन अगर इन केस कहीं नेगेटिव आंसर आ रहा हो, तो नेगेटिव में नेगेटिव जो साइन है उसे शो करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप आंसर में या क्वेश्चन में जैसे पूछा होगा डेसेलरेशन, तो उस डेसेलरेशन का मतलब पहले से अंडरस्टूड होगा कि आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो आपको आंसर में माइनस शो करने की ज़रूरत होती नहीं है कभी भी। ठीक है ना, वो आपसे कहेंगे ना उसके मार्क्स होते हैं। हाँ, आप अलग से शो करना चाह रहे हो आप कर दो, लेकिन उसकी नीड होती नहीं है कोई। ठीक है। ओके। अब जैसे यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने कहा था इट स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट फॉरवर्ड। हाँ, अब जो आप कर्व वाली बात कर रहे थे ना, वो कर्व कब बनता है? कर्व तब बनता है जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो। ठीक है। जैसे कि ये रहा। अब इस ग्राफ में एक्सेलरेशन हो रही है, अब ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में भी हमने पढ़ा था, वो तो हमें स्पीड बताएगा। अब ये एक्सेलरेशन भी उन्होंने लिख दिया, तो अगर कहीं कर्व आता है ना, तो इसका मतलब है फिर वो एक्सेलरेशन हो रही है। ठीक है। तो कर्व तब बनता है सिर्फ। लेकिन कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इतनी हमारे पास कॉमनली क्वेश्चंस में नहीं आती। इसमें एक मेथड होता है कर्व को सॉल्व करने का, वो भी अभी आएगा पास पेपर में ही, तो वो हम करेंगे। अभी इसलिए नहीं बता रहा, फिर बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। अभी हम स्ट्रेट वाले को कंटिन्यू कर रहे हैं बेसिकली।
इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट हम कर पाते हैं या नहीं। अब इन्होंने इसमें कहा, डिस्क्राइब हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन एट 100 सेकेंड्स डिफर्स फ्रॉम द एक्सेलरेशन एट 20 सेकेंड्स। ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि 100 सेकेंड्स पे जो एक्सेलरेशन है और जो 20 सेकेंड्स पे है, इन दोनों एक्सेलरेशंस में फर्क क्या है। ठीक है, तो पहले 20 वाली देखते हैं, फिर 100 वाली देखते हैं। अच्छा, अब 20 पर देखें तो कर्व आ रहा है। ठीक है, 20 पे अगर आप देखो ग्राफ को तो उसमें कर्व आ रहा है, और 100 पे तो कर्व है ही नहीं, वहां पे तो स्ट्रेट लाइन है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? मतलब एक में कर्व आ रहा है, एक में कर्व है ही नहीं। हम सर जो 100 पे है ना वो कांस्टेंट लाइन पे आ रही है, और जो 20 पे है वो इंक्रीज हो रही है, सही है। एक्सेलरेट हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 100 पर है ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये तो कांस्टेंट स्पीड को शो कर रही है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0 होनी चाहिए। रही है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन का ये आइडिया मिल रहा है कि यहाँ तो एक्सेलरेशन 0 है। और उससे पहले ये जो कर्व लाइन है, इस रीजन में एक्सेलरेशन जो है वो आपको ग्रेटर देन 0 मिल रही है। ठीक है, तो आप बस इतना लिख दोगे, ग्रेटर एक्सेलरेशन देन 100 सेकेंड्स, बस। ज्यादा डिटेल बताने की नीड नहीं है, क्योंकि उन्होंने कंपैरिजन पूछा है तो हम कंपैरिजन लिख रहे हैं बस। ठीक है। तो सॉल्व करना होता है क्या? जैसे 20 को डिवाइड किया 0 से बताना है तो। नहीं नहीं, इसमें करने की जरूरत नहीं है, बस आपने जर्नल बताना है, क्योंकि हाँ, एग्जाम क्वेश्चन में एक चीज होती है डिस्क्राइब, जब वो कहते हैं ना आपसे, जैसे यहाँ डिस्क्राइब की टर्म है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जर्नल रिप्रेजेंटेशन यानी जर्नल उसको मतलब अपने वर्ड्स में आंसर करना है। ठीक है। एक वर्ड वो देते हैं एक्सप्लेन का। एक्सप्लेन जब वो लिखेंगे तो उस वक्त आपको साइंटिफिक रेफरेंस देना जरूरी होता है, अगर नहीं दोगे तो मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे। डिस्क्राइब में रेफरेंस दें या ना दें कोई मसला नहीं है। डिस्क्राइब का मतलब है जर्नल आपसे वो एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब जर्नल डिस्क्रिप्शन पूछ रहे हैं। लेकिन जब वो आपसे एक्सप्लेन का वर्ड देते हैं, अगर यहाँ एक्सप्लेन लिखा होता तो फिर आप वैल्यूज को मेंशन करते कि यहाँ पर इस तरह का चेंज आया और यहाँ पर इस तरह का। ठीक है, अभी करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में कर्व ग्राफ जो है वो इतना डिटेल है ही नहीं, इस वजह से। तो आप यहाँ पर लिखोगे एट कांस्टेंट स्पीड एक्सेलरेशन इज 0। और दूसरी बात ये, 20 सेकेंड। और एक और बात, अगर कोई लिखता है इंक्रीजिंग वो भी सही है, क्योंकि अभी हमने ग्राफ में जो रिप्रेजेंटेशंस बनाई थी उसमें आपको याद होगा कि जब ग्राफ ऊपर जा रहा होता है तो वो इंक्रीजिंग होता है। तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलेरेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसमें भी हमें डाउट नहीं होगा कि अगर आप इंक्रीजिंग लिख देते हो या सिर्फ ये लिख देते हो ग्रेटर वैल्यू देन 100 सेकेंड्स या 0। ठीक है, तो ये आपके पास स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम ग्राफ, इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो इसमें स्पीड टाइम ग्राफ होगा। स्पीड टाइम ग्राफ से हम इसे स्टार्ट करेंगे और ये आपके पास मोशन जो चैप्टर है स्टार्टिंग वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद ग्राफ के जो क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व कर सकते हो। अभी भी आप देखो 2, 3, 4, 5, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपने थ्योरी का सॉल्व कर लिया इतनी इंफॉर्मेशन से। ठीक है,
और जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन डिस्टेंस टाइम ग्राफ का इजी है तो नहीं आए, आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने दिया है, तो इसका मतलब है पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी आपको ये एक और क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। ये फाइल मैं ड्राइव लिंक पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, या वहीं से उसे देख कर मतलब ओपन करके फाइल अपने पास नोटबुक में आप सॉल्व कर लो। तो ये वाला क्वेश्चन है, जैसे पेज नंबर 81 पे मिल जाएगा, इसे भी आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। ओके सर, तो ये अभी सॉल्व कर सकते हैं मतलब आगे